हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो है रियल नंबर। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें नंबर सिस्टम, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है इस टॉपिक का जो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले यही आता है, नंबर सिस्टम। अगर ये नहीं आता है देन आगे चैप्टर को नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? चलो, सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? फिर आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके अंदर नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते, रूट वाले नंबर्स नहीं आते, फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं आते। कहने का मतलब है जो हम लोगों को यहाँ पर सामने दिख रहा है वही सिर्फ नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर? चलो, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? देखो, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नाम में लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं होंगे। तो मतलब मींस क्या हो गया, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, 0 और पॉजिटिव। ओके, तो एक और बात, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है। नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स लेने। ठीक, अगर मैं बोलूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अगर नॉन पॉजिटिव की बात करूं मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, 0 और नेगेटिव। देन मैंने यहां पर क्या लिया, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम में जो नंबर आता है वो आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब रियल नंबर्स में से कौन से नंबर आते हैं, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो सारे नंबर, ओके, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, अब जो नंबर्स बचे होंगे वो सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्लियर? देखो, तो इससे पहले ऐसा करते हैं, रियल नंबर्स को समझने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ही समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जितने भी रूट के अंदर माइनस वाले नंबर हो, -2/3 एक्सेट्रा, रूट के अंदर माइनस वाला कोई भी नंबर हो, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि हमारी बुक का कोई भी पेज पलट के देख लेते हैं, उसमें जो भी नंबर मिलेगा वो रियल नंबर होगा, बस ये वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए। इन नंबर को छोड़ दो, अब जो भी हमारी पूरी बुक्स में जो भी नंबर्स होंगे दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर? चलो, अब देखो, रियल नंबर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रैशनल, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर आता है इरेशनल। इरेशनल नंबर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एनसीईआरटी में तो इसको किसी नंबर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया ही नहीं गया है, बट बेसिकली जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आईआईटी मेंस या
11th 12th में, तो वहाँ पे एडिशनल बुक्स में इसको पी से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। और दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, यहाँ पर बस हम थोड़ा सा इसका टच पड़ा है। क्लियर, क्योंकि इतनी चीजें तो हम लोगों को समझ आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पर क्यू जीरो नहीं होता, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्लियर। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, वो क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, ओके, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9 पे हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। ओके, अब हम इसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, चलो। फिर इसके बाद आता है एक नंबर आता है हमारे पास नंबर सिस्टम में, इवन नंबर। इवन नंबर होता है वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। ओके, वो नंबर जो 2 के टेबल में है या मल्टीपल ऑफ 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, देखो अब एक बच्चों में डाउट होता है कि 0 जो होता है वो ओड नंबर की कैटेगरी में आता है या इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। तो हमें ये बात समझनी है, अगर जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है या ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने दिखता है कि 0 इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो 0 को बेसिकली क्या करा गया है कि इवन नंबर की कैटेगरी में डाला गया है। क्लियर। चलो बात करते हैं अब आगे ओड नंबर की। अगर मैं ओड नंबर की बात करूं, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, सिंपल शब्दों में 1, 3, 5, 7 एंड सो। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम प्राइम नंबर में। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं numbers having exactly 2 ओके, वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं या जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। चलो बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर लिया मैंने 2, 3, 4, 5, 6 और एक ले लिया 1। 1 कितने टेबल में आता है, 1 के टेबल में। 2 आता है 1 और 2। 3 आता है 1, 3। 4 आता है 1, 2, 4। 5 आता है 1, 5। 6 आता है 1, 2, 3, 6। देखो अभी हमने सिंपल शब्दों में बात करी थी, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में आते हो। ओके, अब 2 ही टेबल में आने वाले नंबर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हो गया एक ये, देखो यही नंबर 2 टेबल में आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कितना हो गया, 2। फिर हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, ओके, 19, 23, 31 एंड 37। एटलीस्ट देखो क्लास 10 तक के बच्चों को यहाँ तक का तो पता ही होना चाहिए कि कौन कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब 37 तक ध्यान रखना है। ओके, एटलीस्ट हमें इतने में काम बन जाएगा हम लोगों का 10 तक में। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ओके, numbers having more than 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, या सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, वो नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ओके कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है हमारे पास 4, फिर उसके बाद आता है 6, फिर आता है 9। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ,
4 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और किस में आता है? 6 में आता है। 9 की बात करूँ, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। क्लियर? चलो, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कहने का मतलब वो नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन हुआ हमारे पास? ओके, सबसे पहला कंपोजिट नंबर हुआ 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं, कंपोजिट नंबर के बाद आता है हमारा इवन प्राइम नंबर। ओके, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो ऐसा नंबर कौन सा नंबर है? वो नंबर है सिर्फ और सिर्फ 2। 2 ही इकलौता है ऐसा नंबर है जो इवन भी नंबर है और प्राइम भी नंबर है। क्लियर? अच्छा, एक सेकेंड, सीबीएसई में क्वेश्चन आया था। ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो बच्चे ना वहां पे जाके क्या होता है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो मैक्सिमम बच्चों को याद होती है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही भूल जाते हैं। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि जो नंबर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में कौन से नंबर आते हैं। क्लियर? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। अब इवन प्राइम नंबर के बाद आता है को प्राइम नंबर। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं देयर एचसीएफ इज ओनली 1। वो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो? सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ओके, उन नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। दो एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 8। ओके, अगर 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 × 1 होगा, 3 का करेंगे तो 3 × 1 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, जो दोनों में सेम होता है वो होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्लियर? चलो देखो, अब इनका एचसीएफ कितना है? 1 आया। तो मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब एग्जांपल इसकी बात करते हैं। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 1 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 2 × 1। ओके, अगर मैं इसमें कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर हुआ मेरे पास एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ होगा 2 × 1, वी विल गेट 2। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा जो एचसीएफ आया वो 1 नहीं आया, वो कितना आया? यहाँ पर 2 आया। तो इसका मतलब कि 2 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 2 और 8 को प्राइम नंबर नहीं है। याद करते हैं कोई और नंबर सिस्टम में कोई नंबर तो नहीं बचा? चलो नहीं बचा है, कोई बचा होगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, एनसीईआरटी खोलोगे, वहां पे आपको एक मिलेगी थ्योरम 1.1। क्लियर? पहले इस थ्योरम का मीनिंग समझते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एग्जाम में ये जो थ्योरम है कैसे आती है वो बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस इतना से एक सेंटेंस लिखा होगा। ओके, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एवरी, देखो ये पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, एवरी से लेकर अतर तक। क्लियर? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारा। अब इसको समझते हैं। इसमें लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका नाम है इस थ्योरम का। ओके, और ये है एनसीईआरटी में थ्योरम 1.1। इसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस फैक्टराइजेशन इज द यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर्स। ओके, अब इसके एक एक वर्ड को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा क्लियर होगा। इन्होंने बोला है एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब अगर आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हो, ओके, और एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और उसको प्राइम नंबर के टुकड़ों में ब्रेक करते हो, मींस समझना। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एक नंबर ले लिया मैंने 30। पहली बात, हमें जो नंबर लेना है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? कंपोजिट नंबर।
ओके, तो मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया जो कि कितना है 30। अब मैं सारे नंबर तो लेके दिखाऊंगा नहीं और ले भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक नंबर लेके दिखाता हूँ ना। अब मैंने इसका क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो 2 15 3 5 5 1। ओके, मैंने क्या करा, इसके प्राइम नंबर के, देखो ये जो साइड में नंबर आए हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसको मैंने प्राइम नंबर के टुकड़ों में तोड़ दिया है, प्राइम नंबर के टुकड़ों में तोड़ दिया है। देखो बोला क्या था यहाँ पर, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब होता है टुकड़े, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, और इन्होंने ये भी बोला है इस नंबर को प्राइम नंबर के टुकड़े में मल्टीप्लाई के रूप में, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, तो मैंने लिख दिया। ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इन्होंने एक देखो यहाँ पर टर्म दिया है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये चीज बिल्कुल इकलौती एक होनी चाहिए, मतलब यूनिक बोले तो फॉर एग्जांपल आप 30 के कभी भी फैक्टर बना लीजिए, आपके पास बस यही रिजल्ट आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता है, इसी चीज का मतलब है यहाँ पर यूनिक। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और तरह से 30 के फैक्टर्स बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे भी तो बना सकता था, 15 1 15 15 2 30 2 1 2, बट आपने एक चीज नोटिस करी, ये प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। कहने का मतलब ये हो गया सिंपल शब्द में, अगर आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन के टुकड़ों में मल्टीप्लाई के रूप में अगर आप इसको लिखते हो, ओके, तो ये चीज क्या होगी, इकलौती यही चीज आएगी, मतलब यूनिक होगी ये चीज, क्योंकि आप कुछ और नंबर नहीं लेके आ सकते। ओके, और उसके बाद लिखा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, जिसमें सिंपल शब्द में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा लिख सकते थे, मीन्स एक बच्चा पहले 3 से डिवाइड कर दे, फिर 5 से, फिर 2 से, ओके, या इसको ऐसा लिख सकते थे, मगर आएंगे यही नंबर, कोई और नंबर नहीं आएगा। तो ये पूरी लाइन यहाँ से यूनिक से लेके यहाँ तक ये यही बता रहे हैं कि मतलब हम ये चीज बड़ी यूनिक होती है जिसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। ओके, दोबारा समझाता हूँ, देखो ये थ्योरम ये बता रही है कि अगर आप कभी भी एक कंपोजिट नंबर लेते हो और उसका प्राइम फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर में उसके टुकड़े बनाते हो और उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो रिजल्ट होगा ये बिल्कुल यूनिक होगा और इसको किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। क्लियर? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है ना, ओके, एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। और दूसरी बात, हमें तो एचसीएफ ही नहीं पता कैसे लेना है और एलसीएम नहीं, चलो एचसीएफ तो मैंने थोड़ा पहले भी बता दिया है, एलसीएम भी लेना सिखा देंगे। ओके, तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर 2 and 12। मेरे पास दो नंबर है, एक 2 है एक 12 है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। बात करते हैं पहले 2 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 into 1 होगा, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 into 3। अगर मैं दोनों में कॉमन की बात करता हूं, जो दोनों में कॉमन होता है दैट इज कॉल्ड एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पर 2। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, ओके, पहले 2 के पेयर बनाएंगे, फिर सिंगल नंबर जितने भी होंगे वो सारे लिख देंगे लाइक दिस। पहले 2 के पेयर कौन बन रहे हैं, 2 के पेयर में एक 2 आ गया, अब सिंगल नंबर जो भी बचे सारा लिख दो, 2 into 3 into 1, तो ये हो गया मेरे पास 2 to the 4 4 या 12। देखो हमने यहाँ पर सीखा था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर उसका आंसर आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चीज सही है गलत है। एक तरफ हम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ कितना है हमारा 2 और एलसीएम कितना है 12। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 into 12, वी विल गेट 24। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब 2 नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नंबर है 2 दूसरा है 12, तो ये हो गया 2 into 12, वी विल गेट 24। ओके, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। क्लियर? ओके, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, इस नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के टुकड़ों में लिखना है। ओके, तो सिंपल शब्दों में देखो, मैंने एक नंबर ले लिया 140 यहाँ पे दिया हुआ था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 272 35 सॉरी 5771। ओके, तो मैं 140 को क्या ले सकता हूँ, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। सेकेंड नंबर इस बार हमारे पास 156। 2 से करेंगे 2 7 दा 40, 2 8 दा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 दा 6, 2 9 दा 18, 3 से करेंगे 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 13 से करेंगे 13 1 दा 13। तो 156 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, और टुकड़ों में ये लिखेंगे हम कुछ। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3825। 3825 ये हो रहा है 5 से डिवाइड, 5 7 दा 35, 3 बचा, 5 6 दा 30, 5 5 दा 25, फिर किससे जा रहा है 5 से आ रहा है, 5 1 दा 5, 2 बचा, एंड 5 5 दा 25, कितना बचा 1, 5 3 दा 15। अब ये जा रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो 3 का रूल क्या था, इनके सारे डिजिट्स को प्लस कर लो, 3 और 5 8, 8 और 1 प्लस 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अगर 9 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 5 दा 15, 3 1 दा 3। अब ये कितने पे जा रहा है, ये जाता है 17, 17 3 दा 51। ओके, ये जा रहा है 3 3 1 दा 3। अब समझना 3 8 2 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि इसको ऑर्डर में लिखना है, मीन्स कि पहले छोटा नंबर फिर बड़ा बड़ा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ओके, नंबर है हमारे पास ये 5005। किससे करें, 5 से करेंगे 51001, फिर करते हैं इसको 11 से जा रहा है, 11 9 दा 99, कितना बचा 1, 11 1 दा 11, ये जा रहा है 7 से, 7 1 दा 7, कितना बचा 2, 7 3 दा 21, ये जा रहा है 13 से, 13 1 दा 13। तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर। नेक्स्ट इस बार लिखा हुआ है 7429। क्लियर। तो 7429 नंबर है, चेक करते हैं किससे जा रहा है। ओके, देखो जब ये ना पता चले कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो, बस ये देख लेना कि सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर उसके बाद 3 से भी नहीं है, फिर उसके बाद 5 से भी नहीं है, फिर 7 से चेक करना पड़ेगा। ओके, 7 से चेक करेंगे, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ओके, इसके बाद भी और नंबर से पहले यहाँ तक चेक करते हैं। यहाँ तक में अभी तक मेरे को लग रहा है ये नंबर शायद जो है 17 से डिवाइड हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 74294। ओके, 17 4 दा होता है 68, माइनस करेंगे 14 में से 8 गया तो 6 आ गया, ये 2 आ गया। 17 3 दा होता है 51, 1 और ये आ गया 1 और ये आ गया 19। ओके, 17 7 दा 70 और 29, हाँ 70 और 29, हाँ 17 7 जा होता है 70, हाँ सही, 17 7 जा होता है 119। ओके, तो ये कितने पे जा रहा है 437, और किस नंबर से आ रहा है 17 से जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे ना तो ये नंबर ये जाएगा 19 से, अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो 19 पर जाएगा, ये कितने पर 19 टू द 437, 19 टू द 38, कितना हो गया 5, 19 3 द 57 होता है।
तो ये जाएगा 23 पर। अब ये जाएगा 23 से, 23 पर कितने पर जाएगा 1 पर। ओके, तो इसको हम ले सकते हैं 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर? ओके, देखो क्वेश्चन देखना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, इसको करेंगे। पहले तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो बेसिक यूज हो रहा है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि मीन्स एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्वेश्चन में करना क्या है वो समझते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो पहले इन्होंने बोला है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालो और फिर ये बताओ कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ओके, चलो सबसे पहले नंबर ऐसा करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 26 का। तो कितना होगा 2 13 31, यहाँ पर कर लेते हैं 91 का। 7 से आएगा, 7 बंदा 7 7 3 21, 13 से करिए 13 बंदा 30। मैं 26 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ जो दोनों में सेम होगा वो होगा एचसीएफ, और एलसीएम की बात करूँ तो वो होगा जो सेम है वो पहले लिख दो। ओके, फिर जो बचा है वो लिख देना 2 इंटू 7। तो ये हो गया 13 2 7 14, 13 इंटू 14। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 14 1 14, 14 3 42। तो ये हो गया, अच्छा 140 प्लस 42 तो 281। आंसर आएगा 182। क्लियर? अब ये भी चेक कर लेते हैं, समझना। कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। एचसीएफ का आंसर 13 है और एलसीएम का आंसर 182। तो 13 इंटू 182। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे 182 को 13 से तो कितना होगा 3 टू द 6 6 3 18 कैरी गया 1। ओ सॉरी गलत हो गया, 3 टू द 6 8 या 24, 2 ऊपर चला गया नीचे 4, 3 इन 3 ये आ गया। ओके 5 आ गया, सॉरी 1 टू द 2 1 8 द 8 1 1 द 1 6 6 13 2। तो ये आ गया 2 3 6 6। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर क्या था 26, दूसरा नंबर कितना है 91। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 91 को 26 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 हो 6 6 9 का 54, 2 1 2 2 9 18, 6 6 3 2। तो ये आएगा 2 3 6 6। देयरफॉर हमें पता चला एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। क्लियर? चलो ये पहला प्रॉब्लम था। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। दो नंबर दे रखे हैं हमें 510 और 92। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 510 कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है 3 से। ओके 3 1 3 कितना बचा 2, 3 7 21 ये चला गया। कितने पे आ रहा है 5 पे आ रहा है। 5 3 15 कितना बचा 2 बचा। 5 4 20 कितने पे आ रहा है 2 पे जा रहा है। 2 17 34। ओके 17 1 17। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17।
अगर मैं 92 की बात कर लूँ तो 92 का है 2 से कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर 2 से कंप्लीट ये डिविजिबल है। 2 4 का 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 to the 4, 2 3 जा 6, 23 से करा 23 बंदा 23 बन। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 23। ओके, एचसीएफ की बात करूं जो दोनों में सेम है, जो दोनों में सेम है, एक तो ये 2 है, बस 2 ही है और कुछ है नहीं। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, जो दोनों में सेम होगा उसको एक बार लेना है। ओके, और बचा हुआ सारा लिख दो। अब बचा क्या है, पहली लाइन में बचा है 3 into 5 into 17 into दूसरी लाइन में 2 into 23। आप समझने वाली बात है। देखो आज के बाद अपने माइंड में कॉन्सेप्ट सेट कर लेना, अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। जब कभी भी 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा। मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हो 2 और 5, 2 5 तक कितना होता है 10। ये कॉन्सेप्ट कोई ओके याद रखना है क्योंकि बाद में यूज होगा। क्लियर। अब 17 3 तक कितना होता है 51 होता है। ओके चलो इसको रफ में लिख लेते हैं। 17 3 का 51 होगा और 23 टू द 46, तो ये अगर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 6 4 3 2, तो 2 3 4 6। ओके मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं कि हमने जो भी करा है ओके कैलकुलेशन तक क्या वो सही है गलत है, तो वो किस चीज से पता चलेगा, जो वेरीफाई करेंगे अभी हम रिजल्ट को। अब हमें क्या करना था, ये बताना था एचसीएफ इंटू एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 इंटू 2 3 4 6 0। ओके करेंगे तो कितना होगा 0, 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 4 दा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 दा 4, 4 6 9 2 0। ओके और एक तरफ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 510 इंटू 92। ओके सबसे पहली बात लास्ट में बिना देखे 0 लगा दो क्योंकि 0 है। अब 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 92 मल्टीप्लाई बाय 51, 1 to the 2, 1 9 the 9, 5 to the 10, 10 का 0, 5 9 the 45, 46, 2 9 4 सॉरी 6 4, तो ये हो गया, सॉरी क्या लिख दिया 4 6 9 2। ओके देखो अब हमें पता लगा देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, चलो करते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। ओके अब तीसरा करेंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं। दो नंबर दे रखे हैं 3 3 6 और एक है 54। 2 से करेंगे 2 बंदा सॉरी 2 बंदा 2 कितना बचा 1 और 3, 2 6 जा 12 कितना बचा 1, 2 8 दा 16, फिर 2 से करा 8 आ गया और 4 आ गया, फिर 2 से करा 4 आ गया 2 आ गया, फिर 2 से करा 2 1, 3 से करा 3 7, यहाँ से 7 से करेंगे 1 आएगा। 2 से करेंगे 2 बंदा सॉरी 2 2 दा कितना हो गया 4, 2 7 दा 14, 3 से करेंगे 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 बंदा 3। अब निकालते हैं हम इसका एचसीएफ। ओके एचसीएफ सॉरी एचसीएफ से पहले ऐसा करते हैं 3 3 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7।
और 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो दोनों में सेम है, अगर सिर्फ की बात करूं जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम कितना है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है 3 है। फाइनल रिजल्ट आ गया 6। एलसीएम की बात करो, जो दोनों में सेम है उसको एक बार ले लो और जो बचा हुआ है सारा लिख दो। बचा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 6 टू द 12 12 टू द 24 24 टू द 48 7 3 21 21 3 द 63 63 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24 2 4 6 8 द 48 49 15 4 3 12 12 का 2 क्या गया 6 4 द 24 1 25, ये आ गया 4 2 0 3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 2 4। क्लियर? इसके बाद क्या करना था, HCF ऑफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तरफ HCF निकला था 6 और ये था 3024। अगर मल्टीप्लाई हुआ 6 4 द 24 2 ऊपर चला गया नीचे आ गया 4 6 2 ओके 6 और 12 13 14 लिख दिया 6 3 18। क्लियर? ये आंसर था। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों नंबर्स थे क्या 336 इंटू 54। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 336 इंटू 54 6 4 द 24 आ गया 4 3 12 13 14 14 का 4 क्या 4 3 12 एक 13 6 5 द 30 3 0 5 3 15 15 और 3 18 3 5 15 और 1 16 4 4 8 और 3 11 6 7 और 1 8, तो आ गया 18144। Therefore HCF into LCM equal to product of two नंबर्स। क्लियर? चलो, ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। करेंगे अब नेक्स्ट। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें क्या करना है इसका ओके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो समझना, अभी भी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बट वहां पर जो था सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर थे, अब यहाँ पर 3 है। 3 नंबर में कैसे करते हैं समझना। सबसे पहले इसी का ही कर लेते हैं 2 6 2 3 3 1। 15 की बात करूँ 3 5 5 1। 21 की बात करूँ तो 3 7 7 1। क्लियर? अगर 12 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी होता है। 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 1 और 21 को ले सकते हैं हम 3 इंटू 7 इंटू 1। अब देखो 3 वाले नंबर में क्या करना होता है अगर एलसीएम निकालना है तो ओके एचसीएफ, पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। जो तीनों में सेम होगा वो इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना है, और कोई नंबर है, एक ये नंबर है। ओके, तो एचसीएफ हो गया 3 इंटू 1 वी विल गेट 3। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, देखो यहाँ पर एलसीएम निकालना थोड़ा यूनिक होता है। सबसे पहले हमें 3 के पेयर बनाने हैं, 3 नंबर्स में 3 के पेयर, फिर 2 के पेयर, और जो सिंगल नंबर बचेंगे फिर उनको लिखना होता है। मीन्स पहले 3 का पेयर बनाया तो 3 के पेयर में 1 मिला, फिर 3 के पेयर में एक और मिल गया, क्या मिला 3 मिल गया।
अब 2 के पेयर बन रहे हैं, नहीं बन रहे, मतलब मीन्स अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 के पेयर बनाता फिर। ओके, तो अभी तो है नहीं, 2 का पेयर कहीं पर नहीं बन रहा है, तो अब सिंगल नंबर जो बचे हैं सारे लिख दो। क्या क्या बचे हैं, एक 2 बचे, फिर एक 2 बचा, एक 5 बचा और एक 7। क्लियर, 2 और 5 मिलेंगे तो एक 0 लेके आ जाएंगे, 10 आ गया। तो 7 to the 14, 14 3 the 42, तो ये आ गया 420। क्लियर, नेक्स्ट देखो हमारे पास नंबर है 17। 17 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आएगा 17 का आएगा, ये आ जाएगा, इसका करूँगा 23 का तो ये ओके 23 पे आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स ही हैं। 29 का करेंगे तो ये 1 पे जाएगा। 17 को लिख सकता हूँ 17 इंटू 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 इंटू 1 और 29 को लिख सकता हूँ 29 इंटू 1। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ जो तीनों में सेम होगा, तीनों में सेम कितना है 1। एलसीएम की बात करूँ पहले 3 के पेयर बनाने, फिर 2 के पेयर बनाने और फिर जो सिंगल नंबर्स बचे होंगे फिर वो लिखने। 3 के पेयर में क्या आ रहा है, 3 के पेयर में 1 आ रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, बन ही नहीं रहा। अब जो सिंगल बचे हैं वो लिख दो 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखते क्या आता है। अगर 23 को 17 से मल्टी 7 3 21 2 आ गया, 7 to the 14, 14 और 2 16, 1 3 the 3, 1 to the 2, 1 9 3, तो ये आ गया 391। अब इस नंबर को करना है हमें कितने से मल्टीप्लाई, 29 से। 29 से करेंगे कितना हो गया, 9 1 9, 9 9 81, 8 ऊपर चला गया नीचे 1, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 18 का 8 कह दिया, 3 2 6 और कितना हो गया 7 9 3, 8 5 13, 13 का 3 कह दिया 1, 7 3 10 और 11, ये आ गया 11339। थर्ड पॉइंट, नंबर है हमारे पास 8 का करेंगे ओके 2 4 2 2 2 1। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 3 1 और 25 का करेंगे 5 5 5 1। ओके, 8 की बात करूं तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। क्लियर, तो यहाँ पर एचसीएफ जो दोनों में तीनों में सेम होगा वो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। एलसीएम की अगर मैं बात करूँ पहले 3 के पेयर बनाने, 3 के पेयर में क्या सेम है 1, फिर 2 के पेयर बनाओ, 2 के पेयर बन रहे नहीं, फिर जो तीनों में सिंगल है वो लिख दो। तो कितना है, एक 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। क्लियर, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक 5 और एक 2 मिलेगा 10 बन गया, इसको भी करेंगे 10, तो 10 10 का कितना हो गया 100, तो 2 0 डाल देते हैं। ओके, अब क्या बचा 3 3 9, 9 to the 18। क्लियर, तो ये हो गया 1800। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसमें लिखा है गिवन दैट एचसीएफ, देखो 2 नंबर का एचसीएफ है 9 और उन 2 नंबर का हमें निकालना है एलसीएम। ओके, कैसे निकालेंगे समझिएगा। पहली बात की 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, तो एचसीएफ तो हमारे पास है 9। ओके, हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं ये तो मुझे नहीं पता है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कितना है 9 और 2 नंबर तो पता है, दोनों नंबर, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा।
मीन्स 306 इंटू 657, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई था तो कहाँ चला गया, ओके डिवाइड में। देखो ये नंबर और ये नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 द 9, 3 10 द 30, 3 2 द 6, फिर दोबारा जा रहा है, 3 1 द 3, 3 3 द 9, ओके 3 4 द 12, हमारे पास बच गया 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 7 4 द 28, 4 5 द 20, 21 22 2, ये आ गया 2, 6 4 द 24, 25 26, 3 7 द 21, 2 पर चला गया कैरी 1, 3 5 द 15, 16 17, 17 का 7 कैरी गया 1, ओके तो 6 3 18 और 1 19, ये आ गया 8 3 3 9 और 2 11 और 1 2 11 और 2 सॉरी 12 आ गया, 12 का 2 कैरी गया 1, 2 2 3 3 2 2 3 8, ओके करते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक वेदर 6 टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो हमारे पास एक नंबर है 6 टू द पावर n, ओके इन्होंने बोला है कि अगर मैं 6 टू द पावर n नंबर लेता हूं तो क्या उसकी जो लास्ट डिजिट होगी क्या वो 0 होगी। पहले एक रफली चेक कर लेते हैं एक बार, ओके यहाँ पे थोड़ा रफली चेक कर लेते हैं। मेरे पास 6 टू द पावर n है और n जो है वो क्या है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, ओके ये चीज है, n जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, आप समझिएगा अच्छे से, ओके देखो बारी बारी करके मैं एक एक बार नेचुरल नंबर लेता हूँ। n की वैल्यू सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, फिर उसके बाद होता है 2, फिर 3, बस इतने से ही पता कर लेंगे हम, है ना क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने n की वैल्यू उठाई, यहाँ रख दी, 6 की पावर 1 कितना होता है 6, फिर n की वैल्यू 2 उठाई n के प्लेस पे रख दी तो कितना आ गया 36, फिर 3 उठाई यहाँ पर रखी तो 6 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आ गया 216, ओके। अब एक बात समझना, क्या 6 टू द पावर जो n नंबर है क्या उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, चेक करते हैं। देखो इसकी लास्ट डिजिट 6 है, इसकी लास्ट डिजिट 6 है और ये तो टोटली 6 है, तो हमें सॉरी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है नहीं हो सकती है बताना था, तो हमें पता चल गया 6 टू द पावर n जो है उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, ओके। चलो अब इस चीज को कैसे लिखें, चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो हाँ एक छोटी सी बात और, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 कैसे पता चलेगी कि होगी नहीं होगी, देखो कैसे पता चलता है। मान लो मेरे पास एक नंबर है 30, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो कितना होगा 2 15 3 5 5 1। देखो इस नंबर की लास्ट डिजिट 0 पता क्यों है, क्योंकि इस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 था। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है, दोनों आनी चाहिए, दोनों मतलब 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी उस नंबर की लास्ट डिजिट जो होगी ओके वो 0 होगी। अगर दोनों में से कोई एक नंबर भी आता है तो 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आता है सॉरी 2 आता है 5 नहीं आता तो भी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी, या 5 आता है 2 नहीं आता तो भी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी, ओके। चलो अब समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सॉरी देखो ऐसा करते हैं, जो 6 टू द पावर n है तो पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना हो गया 2 3 3 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी सबसे पहले नंबर था 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n को बोल सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 और होल टू द पावर n, क्लियर। अब एक बात समझना, हमें पता चल गया इसका फैक्टर क्या है, 2 and 3 are the factors, okay, prime factor of 6 टू द पावर n। कहने का मतलब हो गया कि जो 6 टू द पावर n है उसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है 2 और 3 है, ओके।
क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो पहले एक छोटी सी बात, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक में हमने सीखा था, अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर के टुकड़ों में और मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो चीज यूनिक होगी और उसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तो ये चीज हमने कहाँ से सीखी थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। ओके, चलो, हमें ये पता चल गया कि 2 इसका प्राइम फैक्टर है, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 0 लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 और 5 दोनों चाहिए। ओके, तो समझना, 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसकी लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं सकती। देयरफॉर 6 टू द पावर n नेवर एंड with digit 0, okay, where n is a natural number, जहां पर n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। देखो, क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है ये। ओके, तो पहला सॉल्व कर लो। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं? देखो, पहली बात कि हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? वो नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल में आते हो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ओके, कंपोजिट नंबर, या आप बोल सकते हो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यही चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 2 से ज्यादा टेबल में आते ही नहीं आते हैं। ओके, सबसे पहले मल्टीप्लाई में एक नंबर माना जाता है, तो ये पूरा एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इन दोनों नंबर में से कॉमन निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 13। तो यहाँ कितना बचा? 7 into 11 into 1 प्लस, जब पूरा बाहर आ जाए तो कितना बचेगा? 1। क्लियर? तो ये आ गया 13, ये हो गया 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 into 78। समझिएगा क्या मैं इसको ले सकता हूँ 13 into, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 into 2 3 जा 6, ओके, 2 9 था 18 और 1 तो हमेशा होता ही है। तो मुझे एक बात बताओ, 13 2 39 एंड 1 आर द फैक्टर्स of 6 to the power, factors of 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, चलो, ये 13 2 39 और 1 जो है इस नंबर के क्या है? ओके, फैक्टर्स है। वैसे तो और भी फैक्टर्स हो सकते थे, 3 भी हो सकता था। ओके, देखो आप 3 के टेबल में ये आता है, तो हमें तो बस ये बताना है कि क्या ये नंबर 2 से ज्यादा टेबल में आते ही नहीं आता। हम तो हमने बता दिया था कि 4 नंबर के टेबल में ये नंबर आता है, तो वो 4 नंबर क्या है? ये तो है। ओके, तो ओके, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, therefore 17 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। तो इसलिए ये जो नंबर है, ओके, ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा था 17 into 6, कलर चेंज कर लेते हैं, 17 into 6 into 5 into
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, ये समझते हैं आप सब। सबसे पहले इसको, दोनों में से क्या कॉमन है, इस पूरे नंबर में से और इस नंबर में से, दोनों में सेम है 5, तो मैंने क्या करा 5 बाहर निकाल लिया। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पर कितना आ गया 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर आ गया, तो कितना बचा 1। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा। ओके, और प्लस 1 ये बचा हुआ है, तो 5 इंटू 1009। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 1009 इंटू 1। देखो हमें पता चल गया ये पूरा नंबर कितने टेबल में हमें पता चल गया आ रहा है, 3 टेबल का तो हमने बता दिया, बस हमें यही बताना था कि 2 से ज़्यादा टेबल में आता ही नहीं आता। तो लिखेंगे 51009 एंड और भी नंबर से जो इसके फैक्टर हो सकते हैं, बट मैंने नहीं सोल्व करा इसको। ओके, क्योंकि हमें तो पता चल गया आंसर। आर द factors of 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Okay, it has more than 2 factors। ओके, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, देयरफॉर ओके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा बेसिक समझते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम के ना कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होती है। ओके, क्लास 10th के बेसिस पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। अब 2 ही टाइप्स की प्रॉब्लम्स होगी, मिलेगी आपको, एक एचसीएफ की और एक एलसीएम की। तो समझे कि कैसे, अगर प्रॉब्लम एचसीएफ का है तो पता है किस टाइप का है। जैसे मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, मान लेते हैं इन ऑब्जेक्ट के आमने सामने, मतलब सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स खड़े हैं। यस, ओके। तो जब कभी देखो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 4 ऑब्जेक्ट्स के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स खड़े हुए हैं या रखे गए, तो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना तो वहां पर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। ओके, अगर एलसीएम की प्रॉब्लम कैसे समझे, एलसीएम की प्रॉब्लम हर बार ऐसी ही मिलेगी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 या 3 या 4, ओके, वो एक किसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, घूमकर उसी जगह पर आ रहे हैं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तो हम लोगों को क्या निकालना होगा? एलसीएम। क्लियर? समझते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम ओके इसमें अराइज हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम लगेगा इसमें। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, मतलब एक फील्ड है उसके चारों ओर क्या है? रास्ता है। मीन्स ये जो एक ओके ये है ना, ये चीज, ये रास्ता है। ओके, चलो सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है टू ड्राइव 1 राउंड। मान लेते सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है भागना और 18 मिनट ले रही है पूरे चक्कर को लगाने। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि, ये सोनिया था और ये रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। क्लियर? चलो फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया शायद मेरे से, ओके, थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेना। ओके, वो कहने का मतलब है कि अगर वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो दोबारा कब मिलते हैं, मतलब कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मिस हो गया, वो एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ओके, तो समझते हैं ऐसे केसेस में अभी मैंने बताया क्या निकालना है हम लोगों को? एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो पहले 18 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। टू 9 3 3 3 1, दूसरा नंबर था 12।
ओके, तो 2 6 2 3 3 1 क्लियर। अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अगर एलसीएम की बात करूं जो दोनों में सेम है उसको एक बार ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। और सॉरी गलती होगी, जो सेम होता है उसको एक बार लेना है। ओके, जो बचा हुआ सारा लिख दो, 3 इंटू 2। ओके, तो 3 टू 6 तो कितना 6 6 जा 36। तो दोनों के दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे? दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। दोबारा वो 36 मिनट बाद ओके सेम पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होते हुए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई वीडियो के साथ।